संशोधन 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में आया और इसको भी लागू करवाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, है ना। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है अपना 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में आया। कब आया? ठीक है, चल रहा है ना ये? ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और इसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हमें देखना है कि 73वां संविधान संशोधन बिल जो है वो लाया कब, कैसे गया है और कब लाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तारीख आती है 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर सन 1992 को इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। पहली बात तो ये क्यों लाया गया है बेटा? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लाया गया है। इस बात को आप याद रखें। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। किस लिए लाया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लाया गया है। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से क्या हो गया बेटा? पारित हो गया। लोकसभा से पारित हो गया, ये पारित हो गया, बहुत अच्छी बात है। 22 दिसंबर के बाद तारीख आती है 23 दिसंबर, उसी महीने, उसी अगले दिन 23 दिसंबर 1992 में ये राज्यसभा में लाया गया बिल और राज्यसभा से भी क्या हो गया? ये राज्यसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से पारित हो गया। 1992 की ही बात है, 1992 नहीं, 1993 की बात है। तारीख है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल सन 1993 को क्या होता है कि इस पर राष्ट्रपति के क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति जी के क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी के क्या होंगे इस पर? तो राष्ट्रपति के क्या हो जाएंगे? कि हस्ताक्षर हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। क्लियर है सभी का? अब राष्ट्रपति जी के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिल कानून बन जाता है। भाई राष्ट्रपति जी के साइन हो गए हैं, अब बिल को क्या करना है? बस उसको लागू करना है। तो लागू करने से पहले एक बात कही कि वे एक काम करते हैं, कुछ राज्यों से ये परमिशन लेकर आओ। कम से कम 17 राज्य ऐसे होना चाहिए जिनसे परमिशन लेना पड़ेगी आपको। तो कहते कि फिर संस्थाएं घूमी, तो पंचायती राज को लागू करवाने के लिए जगह जगह राज्यों से कहा कि भाई आप लागू करोगे कि नहीं करोगे, आप अनुमति देना चाहते कि नहीं चाहते। सब ने कहा कि दो, क्यों नहीं दो। तो कहते कि 17 राज्य जो है वो सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हम भी लागू करेंगे और ऐसा लागू करवाने वाला MP पहला राज्य था इसको लागू करने के लिए। तो 17 राज्यों के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया, यानी कि हाँ भर दी 17 राज्यों ने कि हाँ भाई ये अच्छी बात है और लागू होना चाहिए। तो 17 राज्यों ने इसको क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया, अनुमोदित कर दिया और इसके बाद इसकी प्रोसेस आगे बढ़ी। तो याद रखना, इसको कितने राज्यों ने अनुमोदित किया? हाँ, 17 राज्यों ने इसको क्या किया? 17 राज्यों द्वारा ये क्या हुआ? अनुमोदित हुआ, अनुमोदित हुआ, अनुमोदित हुआ। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान रखना यह बात, 22 के बाद 23 ही आता है डायरेक्ट। तो एक दिन तो लोकसभा और दूसरे दिन एक कमरे में था, एक दिन तो दूसरे दिन दूसरे कमरे में चला गया और दोनों कमरों से पास हुआ। संसद के 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहले दिन इस कमरे में और दूसरे दिन उस कमरे में, दोनों कमरों से पास। तीसरा कमरा राष्ट्रपति का। उससे यहाँ दिसंबर का महीना खत्म हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बात 2023 अप्रैल की है। तो 2023 नहीं, 1993 सॉरी 1993 की है। तो 20 अप्रैल की बात, अगले साल जाना है अब डायरेक्ट। मतलब 92 के बाद 93 में पहुंच जाएंगे। साइन 93 में होंगे। राष्ट्रपति के साइन कब होंगे? 93 में होंगे। 17 राज्यों द्वारा अनुमोदित हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए अब 17 राज्यों ने हाँ भर दी। तब उस समय प्रधानमंत्री कौन था बेटा? अब आप लोग बताइए, प्रधानमंत्री कौन था उस समय?
पीवी नरसिम्हा राव जी। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। याद रखना उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे ये। और राष्ट्रपति कौन थे पता है आपको? हाँ, मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रपति रहे हैं। नाम है उनका शंकर दयाल शर्मा जी। भोपाल के ही रहने वाले थे शंकर दयाल शर्मा। ये हमारे उस समय क्या थे? देश के राष्ट्रपति थे उस समय, जिस समय ये बिल लाया गया था। अब ये बिल लाया गया, बिल पास भी हो गया, बिल पारित भी हो गया। तो क्या हुआ इसके तहत? इस संविधान में संशोधन जब हुआ तो कुछ तो संशोधन हुआ होगा ना। क्या हुआ बताइए आप लोग। तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। बोलो कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा। भाग 9 जोड़ा तो उसमें कुछ आर्टिकल भी जोड़े होंगे। उसमें कितने अनुच्छेद जोड़े? बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े। तो 243 से लेकर 243 ओ तक आपके अनुच्छेद जोड़े। इसके बाद भाग 9 में है ये सब अनुच्छेद है ना। इसके बाद एक अनुसूची जोड़ी। अनुसूची का नाम क्या है? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में बेटा पंचायतों को कितने प्रकार के काम सौंपे गए? 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए कि 29 काम पंचायत को करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अब देखो आगे, यहीं तक की कहानी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ ले जाते हैं। इस कहानी को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। बात कब की है? अब इसको संपूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा कब मिला? कब दर्जा मिला? तो ध्यान रखना, बात है कब की? 24 अप्रैल 1993 को यह संवैधानिक दर्जा इसको मिलता है। पंचायती राज को सर्वसम्मति से देश में लागू किया जाता है। और पंचायती राज जब लागू हो गया, तो याद रखना 24 अप्रैल की जो डेट है, इस 24 अप्रैल की डेट को याद रखना एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसे हम बोलते हैं पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज दिवस को जो है 24 तारीख को ही मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। इस बार MPPSC में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये 73वां संविधान संशोधन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और मैं इसको शॉर्ट करके बता दूंगा, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, 17 राज्यों द्वारा अनुमोदित हुआ। PM उस समय PV नरसिम्हा राव थे, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। भाग 9 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ये चलता है। अनुसूची 11वीं थी। 11वीं अनुसूची में 29 प्रकार के काम इसको दिए गए। और 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज लागू होता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है सभी? चलिए ठीक है, ये आपका 73वां संविधान संशोधन खत्म होता है। इसके बाद इसके जो अनुच्छेद है उनको हम देखेंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर बात करते हैं। जो अनुच्छेद इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद है, तो इन अनुच्छेदों को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इन अनुच्छेदों में क्या है। ये समझ में आया सभी को? बोलो हाँ या ना। एक बार और शॉर्ट करके बता दूंगा मैं लास्ट में। अब इसके अनुच्छेदों को एक बार देखते हैं अपन, है ना। अनुच्छेदों को एक बार चेक करते हैं, इसके अनुच्छेद में क्या क्या बोला गया है, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के जो अनुच्छेद है ना, जो पंचायती राज के लिए अनुच्छेद लाए गए हैं, पंचायती राज का जो हमारे पास अनुच्छेद आए हैं, पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद आप सबको याद है, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक इसमें बोला गया है। कि ABCD का जो ओ तक जो चलता है वहाँ तक ये आपके अनुच्छेद रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन किस में क्या बोला गया है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आप सबको पता है आर्टिकल 243 से स्टार्ट होगा। तो 243 जो है उसमें क्या बोला गया है, तो याद रखना 243 में केवल क्या बोला गया है, परिभाषाएं दी गई।
क्या बोला गया इसमें? परिभाषाएं दी गई है। आर्टिकल 243 में क्या है? परिभाषा है। अब यहाँ से रियल में चालू होता है। आर्टिकल 243 ए, मतलब ए से बी सी डी ऐसे करके वो तक चलना है। आर्टिकल 243 के सब आर्टिकल बना दिए ये, जो आपको ए बी सी डी तक चलना है। कहाँ तक चलना है? ओ तक चलना है। आर्टिकल 243 ए में मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। इस ए से याद रखना असेंबली। क्या याद रखना आप लोग? ऐसे असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है? ऐसे ए फॉर आप असेंबली याद रख लो। असेंबली का मतलब होता है सभा। सभा मतलब कहाँ की सभा? हम क्या पढ़ रहे हैं? पंचायत। तो पंचायत में कौन सी सभा लगेगी? ग्राम सभा। ए फॉर असेंबली याद करने का तरीका है बस ये, और कुछ भी मत समझना इसको। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। ए फॉर असेंबली होता है ना, तो असेंबली का मतलब सभा होता है। सभा, विधानसभा को असेंबली कहते हैं बोल। ऐसे ही यहाँ सभा, ए फॉर असेंबली का मतलब यहाँ सभा है, तो सभा कहाँ की है? यहाँ गांव की सभा है, तो ग्राम सभा हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा की बात की गई। ये याद करने के लिए बता रहे हैं बस, वो इसका कोई मतलब नहीं बीच वाले का, ठीक है? जो बीच की बातें बताऊंगा ना उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ याद करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 243 बी, 243 बी में क्या है? बी फोर क्या हो जाएगा? बनाना। बी फोर का मतलब बनाना होता है। बी मतलब बनाना, याद रख लो हिंदी में। तो बनाना से क्या बनाना? मतलब बनाना मतलब किसी चीज को हाथ से बनाना। हाथ से बनाना मतलब क्या करना? गठन करना। गठन करना, तो किसका गठन करना? यहाँ पर ग्राम पंचायत का क्या करना है? गठन करना है। तो आर्टिकल 243 बी में क्या है बेटा? ग्राम पंचायत का गठन, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 243 सी, सी फॉर क्या हो जाएगा? सी से संरचना याद रख लो। सा से संरचना, सा से संरचना, तो सी में संरचना हो जाएगा। संरचना किसकी संरचना? पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत की संरचना। ये बहुत आसान है, बीच का याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 243, अभी आप बोलोगे सर याद हो गए हमको सारे, क्योंकि आपको बीच वाले से याद हुआ है, ठीक है ना? तो बीच का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको आप हल्के में ना लें। ए फॉर असेंबली मतलब ग्राम सभा। बी फॉर बनाना, बनाना से याद रखना क्या बनाना? कुछ तो बनाना होगा ना, क्या बनाना? बनाना मतलब गठन करना। क्या गठन करना? ग्राम पंचायत। 243 सी से याद रखना संरचना, किसकी संरचना? पंचायत की संरचना। और डी फॉर याद रखना क्या? दबे लोग। डी से याद रखना दबे लोग। कौन दबे लोग? एसटी एससी को दबाते हैं, जबकि वो दबे लोग नहीं है वैसे, लेकिन दबाया, समाज दबा देता है, दबा देता कभी कभी। खैर अब बहुत अच्छे समझदारी आ गई है, बहुत पढ़ते हैं वो लोग भी, तब दबते नहीं है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर हमें कोई दूसरा कारण नहीं जानना है, सिर्फ हम इसलिए प्रयोग करें ताकि ये याद हो जाए। तो दबे लोग एसटी एससी है ना, इनका उत्थान होना चाहिए कायदे से। तो यहाँ पर बोला गया एसटी एससी के लिए क्या? आरक्षण की बात बोली गई है कि इनके लिए आरक्षण होना चाहिए। तो ये बात इसमें याद रखना। आर्टिकल 2 डी से याद रखना दबे लोग। कौन दबे? एसटी एससी के लोग दबे हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। आर्टिकल 243 डी के बाद क्या आ जाएगा बेटा? बोलो। ई। ई फॉर मतलब ईयर। ई का मतलब ईयर, ईयर मतलब साल, साल मतलब कार्यकाल, है ना? तो इसमें बोला गया पंचायत के लिए कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का क्या? कार्यकाल। 243 ई के बाद 243 क्या? एफ। एफ फॉर फेल। कौन फेल? पंचायत के लिए निहरता है ना, पंचायत के सदस्यों की क्या है? पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिए निहरता है। तो याद करने का तरीका कैसा रहेगा? निहरता है मतलब जैसे मान लो आप सभी लोग आ रहे हैं, अब हमारा नियम ये है कि आपको आना है कितनी बजे? 3:30 बजे आना है। तो 3:30 बजे से अगर आप 5 बजे आओगे तो आप नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि आप अपने नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप एक क्या है उसमें फेल हो रहे हैं, तो आपके लिए शर्तें हैं वो। तो ऐसे शर्तें अगर आप
फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ से फेल किए जाएंगे आप। इसलिए शर्तें हैं, और शर्तें नहीं लागू करोगे, आप नहीं मानोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो पंचायत के सदस्यों की निहरताएं, अगर ये निहरताएं पालन नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। आर्टिकल 243 एफ के बाद क्या आएगा? जी। जी से याद रखना है क्या? घी। जी से याद रखो घी, और घी से याद रखना है घी खाएंगे तो शक्ति आएगी। घी खाने से क्या आती है? जिम जाने वाला, जो दौड़ने वाला, काम करने वाला, घी बहुत खाते हैं, और घी खाने से क्या होता है? एनर्जी आती है, पावर, शक्ति आती है। तो जो जी से याद रखना घी, और जो घी खाएगा वो शक्ति आएगी। तो किसकी शक्ति? घी से याद रखना शक्ति, पंचायत की शक्ति, है ना? पंचायत की शक्ति याद रखें आप। इसमें देखो बहुत आसान है, बहुत इजी है। अरे इसमें तो परिभाषा ही करते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी निबंध लिखते सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। तो 243 में तो परिभाषा हो ही जाएगी। आर्टिकल 243 ए में ए फॉर असेंबली याद रखें। असेंबली मतलब सभा, सभा मतलब ग्राम सभा। 243 बी में बनाना, क्या बनाना? अरे कुछ भी, बी फॉर बनाना, क्या बनाना? कुछ तो बनाना। तो बनाना मतलब गठन करना। भाई मूर्ति बना रहा है आदमी, तो क्या कर रहा है? मूर्ति को एक स्थापित कर रहा है, उसका एक आकार दे रहा है, तो गठित कर रहा है उसको, मतलब उसको गढ़ रहा है, वो गढ़ रहा है। तो याद रखना गठित कर रहा है, यानी कि ग्राम पंचायत बनाना। सी से याद रखना संरचना, मतलब ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की संरचना। संरचना मतलब कितने स्तर वाली है ना, ग्राम सब पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, वो वाली बात कर रहा है। डी फॉर दबे लोग, कौन? एसटी एससी के लिए आरक्षण की बात कर रहा है। दबे लोग तो एसटी एससी के होते हैं, उनको दबा रखा है समाज ने, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ई फॉर ईयर याद रखें। ईयर से याद रखना, ईयर मतलब साल, ईयर मतलब हम बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, तो ईयर क्या है? साल, नया साल। तो ईयर से याद रखना साल, साल मतलब काल, काल मतलब कार्यकाल, किसका? पंचायत। एफ फॉर फेल, फेल कौन होंगे? जो शर्तों को नहीं मानेंगे। तो पंचायत के सदस्यों की निहरताओं के लिए आपको याद रखना आर्टिकल 243 एफ याद रखें आप, कि ये निहरताएं नहीं मानोगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो 243 फेल, समझ में आया? और जी फॉर घी, घी फॉर शक्ति, शक्ति फॉर याद रखना पंचायत की शक्ति। घी खाने से शक्ति आती है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकते। आप बताओ कितने इजी है। अब आओ इधर, 243 जी के बाद 243 क्या हो जाएगा? 243 एच, एच फॉर याद रखना हाई, हाई टैक्स। एच से याद रखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बीच वाली ट्रिक है ये सारी। एच से याद रखना हाई टैक्स। हाई टैक्स मतलब क्या होगा बेटा? कर। हाँ, पंचायत को ये पावर है कि वो भी टैक्स लगा सकती है। पंचायत को कर आरोपण, पंचायत को कर आरोपण शक्ति, भाई उसको ये पावर है कि वह कर लगा सकती, टैक्स लगा सकती। पंचायत को कर आरोपण की शक्ति है, ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 243 आई, आई से याद रखना है क्या? इनकम। क्या बोला गया है इसमें? इनकम मतलब पंचायत, पंचायत के लिए क्या होगा? पंचायत के लिए वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग होगा, उसका गठन होगा। मतलब आर्टिकल 243 आई के बाद क्या आएगा? एच आई जे, जे फॉर जांच, जे फॉर याद रखना क्या? जांच। मतलब ये तरीका बता रहा हूँ मैं, यहाँ इनकम बताया मैंने, आई से इनकम याद रखना। इनकम कौन लगाता है? इनकम टैक्स कौन लेता है? वित्त आयोग लेता है। तो उससे याद रख सकते हैं आपके वित्त की बात जब हो रही है, इनकम की जब बात हो रही तो वित्त आयोग की बात होगी। यहाँ पर हाई टैक्स की बात हो रही तो टैक्स मतलब कर की बात हो रही है, तो यहाँ पंचायत कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। यहाँ पर जे फॉर याद रखना जांच, किस कौन करेगा जांच? काय की जांच? देखो क्या बोला गया है इसमें? जांच, जांच एवं संपुरक्षा। ये पंचायत को अधिकार है कि वो जांच एवं संपुरक्षा की जा कर सकता है, की जा सकती है। आर्टिकल 243
जे के बाद क्या आएगा, के, बहुत इंपॉर्टेंट है के। इसमें क्या बोला गया बेटा, इसमें बोला गया पंचायत का निर्वाचन के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायत के निर्वाचन हेतु, पंचायत का जो निर्वाचन है उसके लिए क्या होगा, चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग होगा। ये बात आर्टिकल नंबर 243 के में बोली गई है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। ये एक ही तो याद करना, बाकी सब में ट्रिक है, इसमें ट्रिक नहीं है। और ये ट्रिक इसलिए नहीं बताई क्योंकि आईएमपी है, इसको ऐसे याद करना है। तो आर्टिकल 243 के में पंचायतों के पंचायत के चुनाव हेतु या निर्वाचन हेतु चुनाव आयोग का गठन होगा, ये बात इसमें बोली गई है। आर्टिकल 243 के बाद जो आर्टिकल बचे हैं उनको हम इधर देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 243, यहाँ हम पहुँच गए कहाँ तक, देखो ABCDEFGHIJKL है ना, अब एल वहाँ चलेगा। आर्टिकल 243 क्या बचा बेटा, एल बचा है। एल में क्या बोला गया है, एल से याद रखना लागू होना। इस आर्टिकल में बोला गया है कि केंद्र व राज्य में, केंद्र व राज्य में ये जो पंचायती राज है इसको लागू करना, मतलब लागू करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। एल से याद रखना लागू होना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखेंगे शायद उनको समस्या हो सकती है, लेकिन किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो उसको समस्या नहीं आएगी। एक दो बार देखेंगे तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं लागू करने का इसलिए लिख रहा हूँ कि जब कोई स्टेट इसको लागू करता है तो उसके लिए फिर उसको ये आर्टिकल का प्रयोग करके लागू करना पड़ता है, ठीक है ना। तो किसी राज्य में लागू किया जाने के लिए आर्टिकल 243 एल का प्रयोग होता है, और किसी को नहीं करना है तो वो उस आर्टिकल का प्रयोग करके मना कर सकता है कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे 243 एल में हम उन राज्यों को नाम लिखते हैं, आर्टिकल 243 एल में हम उन राज्यों का नाम लिखते हैं जहाँ पर लागू है, और आर्टिकल 243 एन में मतलब एम में हम उन लोगों का नाम लिखेंगे, उन राज्यों का नाम लिखेंगे। एल एम, एम में मतलब है मना करना, एम से याद रखना मना करना। उन राज्यों ने मना कर दिया जहाँ पर वो खुद अपने यहाँ पर लागू नहीं करवाना चाहते हैं, तो जिन राज्यों ने मना किया उनके नाम यहाँ होना चाहिए। जैसे आप सबको याद होगा 243 एल में लागू किया तो सब जगह लागू है, लगभग अधिकांशतः राज्यों में लागू है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लागू नहीं भी है। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी जगह लागू नहीं किया गया है। तो याद रखना 243 एम में क्या बोला गया है, मना करना। तो केंद्र व राज्य में लागू ना होना, लागू ना होना। और 243 एम के बाद क्या आएगा बेटा, एन, एन से याद रखना है क्या, निरंतर पंचायतों का बना रहना। एन से तो निरंतर ही बन जाएगा ना डायरेक्ट, निरंतर पंचायत का बना रहना, ये इसमें बोला गया है। और इसके बाद 243 लास्ट कौन सा है अपना, ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्शन याद रखें आप। ओ से क्या याद रखना आपको, ऑब्जेक्शन याद रखना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है, चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो कौन न्याय करेगा, हाँ, विवाद का निपटारा कौन करेगा, न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट करेगा। समझ में आ गई बात आपको, उच्च न्यायालय लिख सकते हैं आप, या न्यायालय रहने दो आप, न्यायालय करेगा, ठीक है। क्लियर है सभी का। तो ये सारे आर्टिकल मैंने आपको 243 से लेकर 243 ओ तक के सारे बता दिए हैं। एक बार और फटाफट बता देता हूँ, रिवीजन करने के लिए मैंने बीच में एक ट्रिक का सहारा लिया है। इस ट्रिक से आप सारे के सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स को याद भी कर सकते हैं। एक ही बार में, एक ही वीडियो में आपके सारे आर्टिकल अभी याद हो जाएंगे आपको। एक बार ध्यान से देखना, 243 में परिभाषा है, इसको सब में याद है आपको कि भाई कोई भी निबंध लिखते हैं सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, बात सही है ना। तो परिभाषा वैसे याद हो जाएगी। 243 ए में बोला गया है, ए फॉर याद रखो असेंबली, ए से क्या याद रखना है, असेंबली। आप सबने देखा होगा मेंबर ऑफ, जैसे एमएलए बोलते हैं हम, एमएलए, तो एमएलए में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव तो समझ में आ गया, पर असेंबली का मतलब तो यहाँ विधान सभा हो गया ना, क्या हो गया, सभा हो गया। तो मेंबर मतलब सदस्य है,
विधानसभा का, वो हमारा विधायक कहलाता है। तो यहाँ पर आपको असेंबली का मतलब सभा याद रखना है। तो सभा से ग्राम सभा, बी फॉर बनाना, 243 बी में बनाना, क्या बनाना, ग्राम पंचायत बनाना यानी गठन करना। सी से संरचना याद रख लो, सी से संरचना, संरचना किसकी, ग्राम पंचायत की संरचना। डी फॉर दबे लोग, कौन, एसटी और एससी के लोग, उनको आरक्षण देना चाहिए। ई फॉर ईयर, ईयर मतलब साल, साल मतलब वर्ष, वर्ष मतलब काल, काल मतलब कार्यकाल, किसका, पंचायत। एफ फॉर फेल, फेल कौन होंगे, जो नियम का पालन नहीं करेंगे, यानी सदस्यों की निहरताएं किसमें है, आर्टिकल 243 एफ में है। 243 जी, जी फॉर गी, गी मतलब शक्ति, किसकी शक्ति, पंचायत की शक्ति। आर्टिकल 243 एच में हाईटेक्स की बात कर रहा है, पंचायतों को कर आरोपण करने की शक्ति दे रहा है। आर्टिकल 243 आई में इनकम, आय से इनकम याद रखो, और इनकम किसकी, पंचायत के लिए वित्त आयोग का क्या होगा बेटा, गठन होगा। और आर्टिकल 243 जे फॉर जांच याद रखो, और जांच से याद रखना है जांच एवं संप्रेक्षण की शक्ति जो है पंचायत के पास है। आर्टिकल 243 के में बोला गया है कि पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु, पंचायत के चुनाव निर्वाचन हेतु क्या होना चाहिए, चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह आपको आर्टिकल नंबर 243 के में बोला गया है। आर्टिकल 243 एल से याद रखो आप, लागू, लागू होना मतलब केंद्र व राज्य में लागू करना हो तो इसका आर्टिकल का प्रयोग करो। आर्टिकल 243 एम मतलब एम से याद रखना है मना, मतलब केंद्र व राज्य में लागू ना होना मतलब मना करना। तो ये दोनों याद रखना, एल फॉर लागू होना, एम फॉर मना करना, ठीक है ना। इसके बाद 243 एन, एन फॉर निरंतर, एन से याद रखना निरंतर, बने रहना, पंचायत का निरंतर बना रहना। 243 ओ फॉर ऑब्जेक्शन मतलब क्या, जांच पड़ताल करना। तो ऑब्जेक्शन यानी कि विवाद हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, न्यायालय उसका निपटारा करेगा। इस बात को आप याद रखें। ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं हमारे, और इन आर्टिकल्स को आप एक दो बार वीडियो में देख लेना ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अपन, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे आर्टिकल हमने आपको करवा दिए हैं। आप सबको पता होगा पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है ना। सरपंच को कैसे हटाया जाता है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे अभी, कि सरपंच को हटाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सरपंच को हटाने के लिए क्या किया जाता है आप सबको पता होगा, क्या करते हैं सरपंच को हटाने के लिए बेटा। तो देखो सरपंच 3 तरीके से हटता है। कितने तरीके से हटता है, 3 तरीके से हटता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये अनुच्छेद जो है ना एक साथ मैंने सारे बता दिए हैं, और इन अनुच्छेदों को एक बार जरूर पढ़े आप लोग अच्छे से। अब इसके बाद बेटा आप देखो, आप लोग सरपंच को हटाने के लिए क्या करते हैं। सरपंच को हटाने हेतु सरपंच का पद रिक्त लिख दो आप। तो रिक्त कैसे होता है, सरपंच का पद 3 तरीके से रिक्त होता है। या तो सरपंच मर जाए, मर जाए मतलब मृत्यु हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर उससे हटाया जाए, हटाया जाए। 3 तरीके से हटेगा। और चौथा तरीका आपकी नज़र में हो तो बताओ, इसके अलावा कोई चौथा तरीका है क्या, नहीं है ना, 3 ही तरीके हैं। मृत्यु होगी तो पद ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा, पद रिक्त होगा। और पद जब रिक्त होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, 6 माह के भीतर चुनाव होगा, ठीक। इस्तीफा अगर देगा तो इस्तीफा किसको देगा, पहली बात थी याद रखना, इस्तीफा किसको देना पड़ेगा, कलेक्टर को देना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको बनाया किसने है। क्योंकि नियुक्ति पत्र जब मिलता है सरपंचों को तो वो कौन दिलवाता है, कलेक्टर दिलवाता है। इसलिए याद रखना, इनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये जब इस्तीफा देंगे तब भी किसको देंगे, कलेक्टर के नाम से ही देना पड़ेगा उनको। हटाया जाने की 2 प्रोसेस, या तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाए,
क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो पद होता है ना राष्ट्रपति का, उसके लिए भी महाभियोग लाना पड़ता है। महाभियोग का मतलब होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब ये होता है आनुपातिक याद रह जाएगा आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसको हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया दो ही लोगों के लिए लागू की जाती है, देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति और देश का सबसे छोटा पद सरपंच। सरपंच और राष्ट्रपति दोनों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा हटाने का तरीका एक और है राइट टू रिकॉल। कौन सा तरीका है? राइट टू रिकॉल। याद रखना, एमपी में राइट टू रिकॉल लागू किया गया था और एमपी राइट टू रिकॉल लागू करने वाला देश का पहला राज्य, याद रखना आप। और राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ग्राम सभा में जो है, इसमें गांव के जो वरिष्ठ, जो ग्राम सभा के वरिष्ठ लोग हैं, जो पंच हैं, ये लोग मिलके क्या करते हैं, जो वोट दिया गया है उस वोट को वापस मांगने का काम करते हैं, है ना। कलेक्ट्रेट में जाते हैं, फिर वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पर कलेक्टर इनकी बातें सुनता है, फिर राइट टू रिकॉल लाया जाता है और उस पर साइन अगर कलेक्टर कर देता है तो ये फिर सरपंच हट जाता है। ऐसी एक प्रोसेस है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस तो ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन यही प्रोसेस है, इसे राइट टू रिकॉल कहा गया है ना। वापस मतलब वोट वापस लेने का है ये। तो जो वोट दिया है उसको वापस लेने का काम है, क्या है मतलब आपने क्या, आपने जो वोट दिया ना वो खराब नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे अभी राइट टू रिकॉल ऐसे नहीं लाया जा सकता, आप बोलोगे नहीं हम तो वोट दे दिया, वो हार गया है, हम वोट वापस लेना चाहते हैं अपना, तो ऐसा नहीं होगा। आपने तो दे दिया ना, हारो को जीतो हो गया जो हो गया। लेकिन आप ऐसा, यहाँ सरपंच की चुनाव की अलग बात है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि सारे जने मिलकर सरपंच को हटाना चाहते हैं तो ही ये राइट टू रिकॉल लागू होगा। अगर एक भी उसमें विपक्ष में जा रहा है कि नहीं लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर राइट टू रिकॉल कैसे लागू होगा, है ना। तो उसके लिए एक अलग से टॉपिक है ये, इसको कभी हम डिटेल से समझेंगे। अभी देखिए, तो ये तीन चीज़ें हैं सरपंच को हटाने के लिए, या तो मृत्यु हो जाए, पद रिक्त हो जाए, इस्तीफा दे दे, कलेक्टर को देगा, हटाया अगर जाए तो महाभियोग और राइट टू रिकॉल, ये दो प्रोसेस है, इसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सरपंच के लिए कार्यकाल आप सबको पता है। योग्यता तो अपने यहाँ तो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि 8वीं 10वीं 8वीं और 5वीं का जो रोल है वो कहाँ पर है? राजस्थान में शिक्षा है। हमारे यहाँ तो अनपढ़ लोग बैठे हैं, सरपंच का चुनाव कौन लड़ते हैं? कोई पढ़ा लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अभी देखा गांव में सरपंच का चुनाव होगा, है ना, बेचारी उन माताओं को कुछ भी याद नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ती है, क्योंकि एजुकेशन का कोई हमारे यहाँ कोई वो प्रावधान नहीं रखा गया है। आप जाइए राजस्थान में, राजस्थान के लोग गाँव में भी सरपंच जो है ना वो पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ पर कम से कम 5वीं या 8वीं क्लास तो होनी चाहिए। अब अपने यहाँ तो क्या है, अंगूठा छाप लोग जो है वो, इनको कुछ भी नहीं आता है, हस्ताक्षर भी अंगूठी लगाते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी महिलाएं जो बनती है। तो राजस्थान में तो है, राजस्थान में आप देखोगे, राजस्थान के अंदर अगर वो जनरल और ओबीसी का बंदा है, जनरल और ओबीसी का बंदा है, तो उसको 8वीं पास होना पड़ेगा सरपंच बनने के लिए। अगर वो एसटी एससी का है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, उससे भी शिक्षा तो ली जाएगी, 5वीं पास होना चाहिए। ये राजस्थान का नियम। इसके अलावा वहाँ अगर ये डिग्रियाँ नहीं है तो आपको सरपंच बन ही नहीं सकते, आप चाहे महिला हो या पुरुष। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अपने यहाँ तो बनो सरपंच, अंगूठा छाप हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सरपंच बनाना है बस। ठीक है, तो ये अपने यहाँ की प्रोसेस। चलिए ठीक है, तो आपको 73वां संविधान संशोधन समझ में आया होगा, इसकी बातें समझ में आ गई आप सबको, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, 73वां संविधान संशोधन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक नगरीय प्रशासन के लिए, नगरीय निकाय के लिए है ना, एक संविधान संशोधन किया गया। जब हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें लागू हो गई, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, तब नगरीय निकाय के लिए भी एक व्यवस्था की गई कि इनको भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। भाई जब ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल गया तो नगर को मिल जाना चाहिए, नगरीय निकाय को भी संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, ऐसी बातें इसमें बोली गई। तो नगरीय निकाय के लिए याद रखना आप लोग,
कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? तो इसके लिए बेटा याद रखना 74वां संविधान संशोधन हमें करना पड़ा। तो 74वां संविधान संशोधन यानी कि 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 74वां संविधान संशोधन बिल हमको लाना पड़ा। 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये भी 1992 को हुआ। सेम ही है ना, लगभग सेम। 74वां संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया, मतलब लाया गया इसको। और सेम इसको भी कब लागू किया गया? वही 22 दिसंबर सन 1992 को, है ना। सेम साथ में लाया गया था, लेकिन इसको बाद में लागू किया गया ना, संवैधानिक दर्जा बाद मिला इसको। 22 दिसंबर 1992 को ये भी लोकसभा से क्या हो गया था? लोकसभा से ये पारित हो गया था। 23 दिसंबर 1992 को इसे राज्यसभा से पारित किया गया, राज्यसभा से पारित हो गया। इसके अलावा 22 हो गया, 23 तारीख को ये राज्यसभा से पारित हो गया और 20 अप्रैल को इस पर भी राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई। 1993 को राष्ट्रपति जी ने इसको क्या कर दिया? राष्ट्रपति द्वारा क्या हो गया? ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर इस पर किए गए और हस्ताक्षर हो गए। अब हस्ताक्षर जब हो गए तो ये तो कानून बन ही गया, है ना। कानून बन गया तो इसे लागू किया जाएगा। तो याद रखना इसके लिए एक संविधान में अलग से प्रावधान किया गया। तो इसके लिए भारत के संविधान में एक अलग से भाग बनाया गया। संविधान में भाग नंबर 9 का बोल दो या ए बोल दो, 9 का बोल दो या ए बोल दो, ABCD का, ये जोड़ा गया। और साथ ही साथ कहा कि भाई कुछ अनुच्छेद भी जोड़ने चाहिए। तो इसमें ऐसा कहा कि अलग से कहाँ अनुच्छेद जोड़ेंगे? 243 जो है उसमें ओ तक तो पंचायत थी, तो ओ के बाद इसमें नगरीय निकाय डाल दो। ऐसा उन्होंने कहा कि जो 243 ए से लेकर ओ तक जो आपका पंचायतें चल रही थी, उस ओ से आगे बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत? तो इसमें बोला गया कि 243 ओ से लेकर 243, मतलब ओ से नहीं, ओ तो उधर हो गया, पी से चलेगा अब, क्योंकि ओ तो इधर पढ़ लिया ना अपन ने, पी से चलेगा। 243 पी से लेकर 243 जेड, और जेड में भी कहाँ? जी तक, वापस जेड से फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, है ना, ऐसे। तो जेड जी तक चलेगा ये। तो ये आपके याद रखना है, अनुच्छेद जोड़े गए। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुए। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 पी, 243 जेड जी ये आया। इसके बाद याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 243 के अलावा इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? तो 18 प्रकार के जो कार्य है, 18 जो विषय हैं, ये 18 प्रकार के विषय याद रखना पंचायतों को सौंपे गए हैं। 18 पंचायत नहीं, सॉरी, नगरीय निकाय को सौंपे गए हैं। और नगरीय प्रशासन जो है उसको ये दिया गया है कि भाई आपको 18 कार्य करने हैं। ये 18 प्रकार के विषय नगरीय निकाय को सौंपे गए हैं। तो ये 74वां जो संविधान संशोधन 1992 का है, इसमें ये याद रखना है कि 22 दिसंबर 1992